आपको मैं हथियार दे दूं लेकिन चलाने का आदेश ना दूं, तो हथियार लेके क्या करेंगे आप? और अगर मुझे ही कोई, मैं बेरोजगार हूँ, मुझे कोई कहे पत्थर उठा के वहाँ मार दो, 500 रुपये मिल जाए, तो मैं दिन भर पत्थर फेंकता रहूँ? जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया। दर्जा दिया। तो ये दर्जा क्यों दिया गया? हमारा दावा आज भी संवैधानिक, वैधानिक और तार्किक है पूरे जम्मू कश्मीर पर। देश के संवैधानिक प्रधान है राष्ट्रपति, उन्हें किसी पर आश्रित होने की आवश्यकता नहीं, उनकी उद्घोषणा पूर्णतः संवैधानिक है। जब कानून की अस्पष्टता होती है, जब निर्णय और सुधार तेजी से लागू होते हैं, तो अर्थव्यवस्था का बहुत तेजी से विकास होता है। 370 हटने के बाद आतंकवादी गतिविधियों में कमी आई है। जहाँ रोज गोला बारूद चल रहा था लाल चौक पर, आज लोग सोचिए मॉल घूम रहे हैं। कहीं मॉल सोचता नहीं था, सिनेमा हॉल चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर एक उभरता हुआ राज्य है। शांति नहीं तब तक जब तक सुखभाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक तो नहीं किसी को कम हो। हेलो एवरीवन, संवाद के इस 13वें एपिसोड में आप सभी लोग का स्वागत है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए और एक नई सरकार का गठन हुआ। ये चुनाव आर्टिकल 370 हटने के बाद लगभग 5 वर्षों के बाद हुए हैं। लेकिन पहली सरकार के गठन के बाद ही इसके पहले सत्र में एक बहुत ही विवादित मुद्दा हुआ। विधानसभा में आर्टिकल 370 की वापसी एवं जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। तो आज अब इस एपिसोड में इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं आरसी सिन्हा सर एवं उपेंद्र अनमोल सर। सर, इस इशू के पृष्ठभूमि में अगर हम जाएं, बैकग्राउंड में अगर जाएं, तो जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हमेशा से ही एक मुद्दा बना रहा है। तो अगर हम जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो रियासतें रही हैं, उनके हम जब एकीकरण की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट सभी का एकीकरण जनमत संग्रह के आधार पर हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर का नहीं हुआ। क्या इस विषय पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे? बिल्कुल। सबसे पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, उसमें ये प्रावधान दिया गया था कि जो हमारे 565 देशी रियासत है, उन देशी रियासतों का एकीकरण, उस देशी रियासतों के सामने 3 विकल्प दिए गए थे कि आप भारत में विलय कर सकते हैं, पाकिस्तान में विलय कर सकते हैं, अथवा आप स्वतंत्र रह सकते हैं। लेकिन ये निर्णय राजाध्यक्ष नहीं करेंगे, ये निर्णय जनता करेगी जनमत संग्रह के आधार पर। जनमत संग्रह स्वतंत्रता प्राप्ति के तत्पश्चात हुआ, जिसमें कि 565 देशी रियासतों में 549 देशी रियासतों ने भारत के पक्ष में निर्णय लिया, 13 देशी रियासतों ने पाकिस्तान के पक्ष में निर्णय लिया और 3 विवादित रहा, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। आपने मुद्दा जो कि आज उठाया है जम्मू कश्मीर का, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह क्यों नहीं हुआ। ये 3 सिर्फ देशी रियासत हैं, जिनमें सबसे पहले जम्मू कश्मीर, बाकी में तो जनमत संग्रह बाद में हो गया, लेकिन जम्मू कश्मीर में जन्म संग्रह नहीं हुआ। ये आज तक प्रश्न चिन्ह लगा रहता है इस पर, जिसको मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। आपने ये प्रश्न उठाया ही है। स्वतंत्रता के बाद ये 15 अगस्त के बाद अक्टूबर सितंबर आ गया, जबकि अगस्त पूरा होते होते सारे देशी रियासतों का निर्णय हो गया। लेकिन सितंबर पार हो गया, अक्टूबर आ गया। महाराजा हरि सिंह देशी रियासत के जो शासक थे जम्मू कश्मीर के, वो चुप लगाए बैठे थे। आशंका उनकी ये थी, जो ऑन रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन एक आशंका का कोई आधार हो तो आशंका होगी नहीं, वो कि वो इसलिए जन्म संग्रह नहीं करा रहे थे क्योंकि उन्हें भय था कि उनका जो साम्राज्य है वो चला जाएगा। क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य जम्मू कश्मीर है, वो पक्ष जन्म संग्रह पाकिस्तान के पक्ष में जा सकता था। उधर पाकिस्तान में आशंका बढ़ती जा रही थी कि ये हिंदू शासक हैं, ये बहुत संभव है भारत के साथ विलय स्वीकार करेंगे और जनमत संग्रह को दरकिनार कर देते हैं। आशंकाएं किसी भी संबंध में बड़ी घातक होती हैं और उन्हीं आशंकाओं के आधार पर 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के समर्थन लेकर के आज़ाद कश्मीर फोर्स का हमला हुआ। सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगा अभ्यर्थियों को आपके माध्यम से कि हम क्यों कहते हैं पाकिस्तान के समर्थन से। उसका कारण ये है कि स्थानीय कबीलाई जो लोकल ट्राइब पठान्स थे, पख्तून थे, उनके पास हथियार कहाँ से आए और हथियार चलाने का ट्रेनिंग किसने दिया। हथियार बाजार में मिल सकते हैं, हथियार चलाने का जो साहस होता है वो प्रशिक्षण से ही आता है।
तो ये पाकिस्तान की अनौपचारिक औपचारिक भूमिका थी और आक्रमण हो गया। आक्रमण जब हुआ, महाराजा हरि सिंह ने तत्काल भारत सरकार से सैन्य सहायता मांगी। भारत सरकार ने अस्वीकार कर दिया इस आधार पर कि एक संप्रभु देशी रियासत में सैन्य सहायता नहीं दी जा सकती जब तक कि आप एकीकरण स्वीकार नहीं करते हैं, अन्यथा ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा। महाराजा हरि सिंह ने 24 अक्टूबर को 1947 को अंगीकार स्वीकार किया और सीमा सुरक्षा, विदेशी मामले और संचार 3 मुद्दे उन्होंने भारत सरकार को सौंप दिए। लेकिन यहीं से ये सवाल पैदा हुआ कि बिना जनमत संग्रह के जम्मू कश्मीर रियासत ने भारतीय संघ में एकीकरण क्यों स्वीकार किया। इस बात को मैं फिर प्रकाशित करना चाहूँगा कि जनमत संग्रह युद्ध के वातावरण में संभव ही नहीं था। वो युद्ध का वातावरण था, आक्रमण का दौर था, उसमें जनमत संग्रह हो ही नहीं सकता था। इसलिए बिना जनमत संग्रह के अंगीकार पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। वो क्यों किया गया? चूँकि सेना तब तक प्रवेश नहीं कर सकती थी जब तक अंगीकार पत्र पर हस्ताक्षर नहीं होता। सेना प्रवेश की, उसके बाद आज़ाद कश्मीर फोर्स पीछे हटा, चूँकि सेना की कार्रवाई ज़बरदस्त थी। वो बारामूला जिला है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, वहाँ उरी जो जगह है, वहीं पर झेलम नदी के ऊपर जो पुल था, आज़ाद कश्मीर फोर्स वापस होते हुए उन्होंने उस पुल को उड़ा दिया। सेना उस पुल का मरम्मत कर सकती थी, लेकिन तब तक तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू और ये कोई भी अंतरिम प्रधानमंत्री थे, उन्हें फुल स्केल वॉर की संभावना लग रही थी। स्वतंत्रता के तुरंत बाद फुल स्केल वॉर कोई कंट्री अफोर्ड नहीं कर सकता, वो भी हम औपनिवेशिक शासन से निकले थे। तो हमने यूनियन ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता ली, उनकी मध्यस्थता मांगी। मध्यस्थता जैसे मांगी तो संयुक्त राष्ट्र संघ में ऑन रिकॉर्ड जो है, हमने मांगा था संयुक्त राष्ट्र संघ से कि आप पाकिस्तान को निर्देश दें को आज़ाद कश्मीर फोर्स को वापस करें। लेकिन यूके और यूएस ने उसे दर्ज किया जम्मू कश्मीर भारत और पाकिस्तान के विवादित क्षेत्र के रूप में। इसे नेहरू ने रिग्रेट भी किया है। विजय लक्ष्मी पंडित को लेख लिखते हुए पत्र में उन्होंने इसकी औपचारिक चर्चा की है कि मुझे इस बात का खेद है कि हमने इस मामले पर संयुक्त राष्ट्र संघ को आमंत्रित क्यों किया। लेकिन मैं आपसे थोड़ा एक दैनिक उदाहरण से बताना चाहूँगा। कई बार घर में 2 भाइयों के बीच में लड़ाई हो जाता है, पिताजी पुलिस को बुला लेते हैं। लोग कहते हैं पुलिस को बुला करके आपने क्यों मामले को और उलझा दिया, नहीं बुलाते तो मामला सुलझ जाता है। लेकिन उनकी तरफ से अगर आप सोचिए, उनको लग रहा था कि कहीं पुलिस ना बुलाएं, हो सकता है जितने आक्रामक एक दूसरे से हो गए हैं कोई बात ना हो जाए, हत्या ना हो जाए। तो ये तत्कालीन परिस्थितियों में लेके समझना पड़ेगा और इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने हस्तक्षेप किया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्पष्ट रूप से ये कहा है ऑन रिकॉर्ड कि जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह के बिना आप एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो संवैधानिक नहीं है, वो संयुक्त स्वतंत्रता अधिनियम के अनुरूप नहीं है। ये बिल्कुल संयुक्त राष्ट्र संघ का। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये भी कहा है कि जनमत संग्रह जम्मू कश्मीर में तभी होगा जब विदेशी सेना, कोट एंड कोट, विदेशी सेना वहाँ से वापस हो। विदेशी सेना का आशय था भारतीय सेना और आज़ाद कश्मीर फोर्स। पाकिस्तान ने कहा आज़ाद कश्मीर फोर्स वापस नहीं होगी क्योंकि भारतीय सेना पूरे जम्मू कश्मीर पर नियंत्रण कर सकती है। भारत ने कहा कि हमारी सेना वापस नहीं होगी क्योंकि हमने आक्रमण नहीं किया, हमने आक्रमण का जवाब दिया है। तो आक्रमणकारी पहले पीछे हटे, हम पीछे हटेंगे। पहले आप लखनऊ जैसा ये हो गया, नतीजा न ये हटे न वो हटे। युद्ध विराम की घोषणा के संयुक्त राष्ट्र संघ ने लिटरली बोलिए तंग आकर के 31 दिसंबर 1948 को 1.5 साल लग गए, उन्होंने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। वही युद्ध विराम नियंत्रण रेखा के रूप में बदला गया शिमला समझौते में इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा। तो यही मुख्य कारण है कि जनमत संग्रह वहाँ हो ही नहीं सका और आज भी नहीं हो सकता। क्योंकि आज आप कहेंगे भारतीय सेना पीछे हट जाए तो पहले पीओके हमें दे दें, फिर जनमत संग्रह पूरे में हो, हमारी सेना भी हट जाए, वो भी हट जाए, फिर हम जनमत संग्रह कराते हैं। ना वो पीछे हटते हैं ना हम पीछे हटेंगे। जनमत संग्रह का सवाल सर्वथा बने रहेगा। अब यह सवाल समाप्त भी हो गया क्योंकि जनमत संग्रह नहीं होगा इस तरह से। तो चुनावी संग्रह की जो यथास्थिति थी उस टाइम पे जी, वो बहाल करना पॉसिबल है ही नहीं। जी। अब तो वैसे चुनाव निर्वाचन प्रक्रिया आ चुकी है, अब तो जनमत संग्रह उससे छोटा रूप होता है। जी। सर, जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट, स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया। तो ये दर्जा क्यों दिया गया जी, और इसको हटाने की प्रक्रिया क्या रही? सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जितने देशी रियासत थे उनमें अकेला जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा इसलिए प्रदान किया गया अनुच्छेद 370 के माध्यम से क्योंकि जम्मू कश्मीर का एकीकरण ही युद्ध और आक्रमण की स्थिति में हुआ है। और फिर मैं एक छोटा सा उदाहरण अभ्यर्थियों के लिए देना चाहूँगा कि परिवार में ही अगर कोई बच्चा मरते मरते बचता है तो उसके बाद आजीवन उस बच्चे को विशेष दर्जा प्राप्त हो जाता है। माता पिता दोनों का लगाव उससे कुछ ज़्यादा हमेशा रहता है।
तो वही बात है, जम्मू कश्मीर का एकीकरण वाह्य आक्रमण के साथ हुआ। इससे जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा अनुच्छेद 370 में दिया गया और साथ साथ अनुच्छेद 370 का विशेष दर्जा उसके ऊपर लिखा गया अस्थायी प्रावधान, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को आशंका पैदा हुई कि आप अस्थायी है तो कभी भी आप इस दर्जे को वापस कर सकते हैं। लेकिन ये स्पष्ट कर दिया भारत सरकार ने, भारतीय संविधान सभा ने, कि अनुच्छेद 370 धारा 1 जोड़ा। धारा 1 में कहा गया कि हम आपके संविधान में कोई भी परिवर्तन तभी कर सकते हैं जब आपकी राज्य सरकार हमें सहमति दे। और अनुच्छेद 370 धारा 3 कहता है कि हम आपके संविधान में कोई परिवर्तन तभी कर सकते हैं जब आपकी संविधान सभा, जो आपका संविधान बना रही है विशेष दर्जा के अंदर, वो सहमति दे। तो इसलिए एक अनुच्छेद 300 आर्टिकल 370 क्लॉज 1, आर्टिकल 370 क्लॉज 3, बेसिक डिफरेंस यही है दोनों में कि 370 क्लॉज 1 में स्टेट गवर्नमेंट का कंसेंट चाहिए, 370 क्लॉज 3 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कंसेंट चाहिए और उनके कंसेंट के बाद ही हम उसमें कोई परिवर्तन कर सकते हैं। चूंकि 370 में हमने विशेष दर्जा के अंतर्गत उन्हें अपने पृथक संविधान बनाने की अनुमति दी, लेकिन पृथक संविधान का आशय ये नहीं है कि वो संविधान स्वतंत्र है, वो संविधान हमारे संविधान का ही भाग है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत अन्य राज्य इकाइयों की तरह जम्मू कश्मीर को भी उसका राज्य इकाई बनाया गया। इसलिए हमारा संपूर्ण जम्मू कश्मीर पर दावा है, क्योंकि महाराजा हरि सिंह ने संपूर्ण जम्मू कश्मीर पर अंगीकार पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, न कि कोई आधे कश्मीर पर किया था। इसलिए हमारा दावा आज भी संवैधानिक, वैधानिक और तार्किक है पूरे जम्मू कश्मीर पर। लेकिन संविधान सभा विघटित हो गई जम्मू कश्मीर में और 26 जनवरी 1957 में, अभ्यर्थियों को कहना चाहूँगा, बहुत लोग यही नहीं जानते कि उनका संविधान लागू कब हुआ। उनका संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ, 26 जनवरी 1957, और उसके पहले वहाँ की संविधान सभा विघटित हो गई। तो जम्मू कश्मीर में एक ये अनुवाद कर लिया कि जो संविधान सभा को सहमति देनी थी वो तो विघटित हो गई, अब सहमति देने वाला कोई है नहीं, तो इसलिए ये अस्थायी प्रावधान अपने आप स्थायी हो गया। और इसकी पुष्टि कर दी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने दिसंबर 2015 में। ऐतिहासिक निर्णय देते हुए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि संविधान सभा के विघटन के पश्चात अस्थायी दर्जा स्थायी हो चुका है, चूँकि अस्थायी दर्जा में किसी प्रकार के छेड़छाड़ करने वाली कोई संस्था है ही नहीं जो सहमति देगी आपको। लेकिन जो अभी 370 हटाया गया 5 अगस्त 2019 को, उसमें कहते ना कि कई बार किसी कोने में नज़र सबकी नहीं होती, किसी एक की हो जाती है। हर सरकार की, अब देखिए कोई पूछे कि ये मोदी कर सके, इंदिरा गांधी क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, इसको राजनीतिक ना बनाया जाए। मोदी ने डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत इन्होंने किया, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ किया, शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान किया। तो सबके नेतृत्व अलग शैली होती है। तो इन्होंने अनुच्छेद 367 का प्रयोग किया। अभ्यर्थियों को फिर दोहराना चाहूँगा, आर्टिकल 367 जिस पर नज़र किसी की नहीं थी अभी तक, और आर्टिकल 368 में नहीं कह रहा हूँ, अमेंडमेंट के लिए है। 367 ये कहता है कि भारतीय संसद को यह अधिकार है कि वह किसी भी अनुच्छेद का अनुवाद कर सकती है, और इन्होंने अनुच्छेद 367 को आधार बनाते हुए अनुवाद किया कि संविधान सभा नहीं है तो राज्य विधानसभा तो है, यानी संविधान सभा का स्थान राज्य विधानसभा ले लिया, चूँकि राज्य विधानसभा उसी का परिणाम है। और राज्य विधानसभा को 2018 में विघटित कर दिया गया, चूँकि महबूबा मुफ्ती की सरकार गिर गई थी। जब राज्य विधानसभा विघटित हो गई तो अब कौन सहमति देगा? राज्यपाल देंगे, चूँकि राज्य विधानमंडल के प्रधान राज्यपाल हैं। राज्यपाल सहमति देंगे ही देंगे, और राज्यपाल ने सहमति दी। उसी सहमति के आधार पर भारतीय संसद ने प्रस्ताव पारित किया दोनों सदनों से, राष्ट्रपति ने उसकी उद्घोषणा कर दी और विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया। और जब इसे चुनौती दी गई कि संविधान सभा के विघटन के पश्चात जब कोई सहमति देने वाली संस्था नहीं थी, तो इस प्रकार से 370 का हटाया जाना असंवैधानिक है। कई पिटीशन दायर हुए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की दिसंबर 2023 में, ऐतिहासिक निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट 5 जजों की बेंच और भारत के मुख्य न्यायाधीश ने उसकी अध्यक्षता की। एक मत में निर्णय, देखिए उनका, एक लाइन में कहूँगा निर्णय, उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 367 कहता है कि जो अनुवाद किया है वो बिल्कुल वैधानिक है, क्योंकि संविधान सभा के विघटन के पश्चात राष्ट्रपति जो संविधान के प्रधान हैं, उन्हें पूरा अधिकार है कि वह संसद के पारित प्रस्ताव के आधार पर विशेष दर्जा को हटाने की उद्घोषणा कर सकते हैं। इसका आशय है सरल शब्दों में
कि अगर आप जम्मू कश्मीर की संविधान सभा में, मैं राष्ट्रपति हूँ, आप नहीं हैं, तो एक अनुवाद है कि मैं अब हटा कैसे सकता हूँ। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब आप नहीं हैं तो आपके अनुपस्थिति से राज्य के संवैधानिक प्रधान को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो देश के संवैधानिक प्रधान हैं राष्ट्रपति, उन्हें किसी पर आश्रित होने की आवश्यकता नहीं, उनकी उद्घोषणा पूर्णतः संवैधानिक है। और सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें यह भी आदेश कर दिया था कि 30 सितंबर 2024 तक आप वहाँ चुनाव करा दीजिए। चुनाव करा लिया गया, सरकार बन गई। अब सरकार बनने के पश्चात अन्य प्रक्रियाएं जारी हुई हैं। तो ये पूरी बातें, आप कहते हैं ना, द वे यू लुक एट वर्ल्ड, आप आधा ग्लास भरा देखना चाहते हैं, आधा ग्लास खाली देखना चाहते हैं। तो जिन्हें नकारात्मक प्रवृत्ति है वो आधा ग्लास खाली दिख रहा है उनको, जिनकी सकारात्मक प्रवृत्ति है वो आधा ग्लास भरा दिख रहा है, और ग्लास किसी भी राज्य का भरा हुआ नहीं। जी सर, ये स्थिति है। जी सर, नहीं, काफ़ी इंटरेस्टिंग था सर ये पूरी स्टोरी। सर मेरा अगला प्रश्न उपेंद्र सर आपसे है। सर 370 हटने से पहले और 370 हटने के बाद जो राज्य की आर्थिक स्थिति है जम्मू कश्मीर राज्य की, वो कैसी है? देखिए, किसी भी राज्य का आर्थिक विकास तमाम प्रकार के सुधारों पर निर्भर करता है। आर्थिक सुधार आप किस तरीके से करते हैं, और आर्थिक सुधार के लिए कानून की स्पष्टता बहुत ज़रूरी है। चूँकि 2019 से पहले जम्मू कश्मीर का जो शासन था वो दो प्रकार की व्यवस्था से नियंत्रित था। एक तो भारत का संविधान, जिससे वहाँ की रक्षा व्यवस्था, विदेश विभाग की व्यवस्था और संचार व्यवस्था प्रभावित हो रही थी, और बाकी अन्य मामलों में राज्य का संविधान निर्णय लेता था। तो ऐसी स्थिति में जब भारत सरकार कोई भी निर्णय लेती थी तो सामान्यतः वो जम्मू कश्मीर में नहीं लागू होता था। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि भारत में लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार, इतना बड़ा सुधार हुआ, लेकिन वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं रहा। ऐसे कई जो हमारे 24 जुलाई 1991 को जो हम लोगों ने आर्थिक सुधार भारत में लागू किया, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी हो गई है, इमर्जिंग इकोनॉमी है, और आज हम टॉप 5 में आते हैं, लेकिन वो सुधार भी जम्मू कश्मीर में नहीं लागू हुए। लेकिन जैसे ही 5 अगस्त 2019 को, जैसे कि सिन्हा सर ने कहा कि जैसे इस आर्टिकल को रिमूव किया गया, अब भारत सरकार को हर मामले में, जम्मू कश्मीर के मामले में अधिकार प्राप्त हो गया। 170 ऐसे कानून थे जो भारत के संविधान के थे, जो जम्मू कश्मीर के मामले में लागू नहीं थे, लेकिन जैसे इस आर्टिकल को रिमूव किया गया वो सारे लागू हो गए। अर्थात आप ये देख सकते हैं कि भूमि सुधार लागू हुआ, आर्थिक सुधारों के सभी पक्ष लागू हुए, इसके अलावा शिक्षा के अधिकार, एजुकेशन फॉर ऑल या राइट टू एजुकेशन, वहाँ लागू हुआ। इसी तरीके से सारे सुधार लागू हो गए, और सारे सुधार लागू होने से आर्थिक गतिविधियाँ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तेज़ी से बढ़ने लगी। और आपको ये जान करके बड़ा अच्छा भी लगेगा कि अगर मैं 2015-16 का अगर जीडीपी की बात करूं जम्मू कश्मीर की, तो वो केवल $14 बिलियन जीडीपी थी वहाँ की, मतलब 1,17,000 करोड़ थी। और 2023-24 के इकोनॉमिक सर्वे में जो जम्मू कश्मीर में प्रस्तुत किया गया है, उसमें 2,45,000 करोड़ वहाँ का जीडीपी है। अर्थात अगर हम बिलियन में देखें तो $29 बिलियन की वहाँ जीडीपी, 2 गुना से ज़्यादा जीडीपी हो गई। तो निश्चित रूप से जब कानून की अस्पष्टता होती है, जब निर्णय और सुधार तेजी से लागू होते हैं, तो अर्थव्यवस्था का बहुत तेजी से विकास होता है। साइज ऑफ जीडीपी बढ़ती है, साइज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ती है, जॉब क्रिएशन होता है। और आप देखिए, जब 2019 में आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया, तो 2019-20 का ग्रोथ रेट कम है, 2.65% है। 2020 तो कोरोना था, पूरे देश में ग्रोथ रेट कम थी, तो उसकी ग्रोथ रेट 2.85 था। लेकिन 2021, 2022, 2023 की अगर आप जीडीपी देखेंगे तो मोर देन 10% की ग्रोथ रेट है। इस साल 2023-24 की जो ग्रोथ रेट जो अचीव हो चुकी है, वो 10.6% के आसपास है। तो आप सोचिए कि आर्थिक समृद्धि निश्चित रूप से बढ़ी है, और जम्मू कश्मीर की जीडीपी बढ़ गई है। और ये सुनकर के आपको और अच्छा लगेगा कि जम्मू कश्मीर के जो जीडीपी है $29 बिलियन, ये जीडीपी भूटान की जीडीपी 3.15 बिलियन डॉलर उससे ज़्यादा है। मालदीव की जीडीपी 6.98 बिलियन डॉलर उससे ज़्यादा है। अफगानिस्तान की जीडीपी $15 बिलियन उससे भी ज़्यादा है। और अप्रोचिंग है नेपाल की जीडीपी।
नेपाल की जीडीपी $43 बिलियन है। अर्थात जो है जम्मू कश्मीर एक उभरता हुआ राज्य है। और अगर भारत के सारे राज्यों के क्रम को देखा जाए जीडीपी वाइज, इकोनॉमी वाइज, तो 21वें नंबर पे आता है जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर की कुल जीडीपी भारत की जीडीपी का 0.8% हो चुकी है। तो एक तरीके से देखा जाए तो आर्थिक स्थिति में बेहतर सुधार हुआ है। और इकोनॉमिक रिफॉर्म जो सबसे बड़ा मुद्दा है आर्थिक सुधारों के लिए, चाहे हम किसी भी सेक्टर में सुधार करें तो हमें नए कानून लाने पड़ते हैं, नए तरीके की व्यवस्था बनानी पड़ती है, फ्रेंडली ब्यूरोक्रेसी की तरफ बढ़ना होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होता है, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को बूस्टअप करना होता है। वो सब अब संभव हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरे भारत में वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन जो लागू हुआ वो जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया। तो भारत के सारे सुधार अब वहाँ तेजी से लागू हो रहे हैं। जी सर। सर, आर्थिक विकास की दृष्टि से समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ भी इम्पॉर्टेंट है। तो क्या जैसा बोला जाता है 370 समावेशी विकास के लिए बाधक था? मुझे लगता है सिविल सर्विसेज के लिए एक बहुत अच्छा सवाल माना जाएगा। भारत की सरकार अंत्योदय के मूल मंत्र से काम कर रही है और कह रही कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और जब तक सबका साथ, सबका विकास नहीं होगा, तो दिनकर जी ने कहा था, वैसे जनरली कहा जाता है कि आसमान विकास विकास नहीं करने के बराबर होता है। और दिनकर जी ने कहा था, शांति नहीं तब तक जब तक सुखभाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक तो नहीं किसी को कम हो। शांति नहीं है जब तक सुख का बंटवारा समान नहीं होगा। और जम्मू कश्मीर का विकास चूंकि प्रभावित था, और जम्मू कश्मीर में भी अलग अलग क्षेत्रों का विकास भी प्रभावित था। आप सोचिए, जम्मू कश्मीर का जो संविधान था उसके नाते गोरखाओं को, वाल्मीकि समाज को, आदिवासी समाज को, और जम्मू कश्मीर की जो बेटियां जम्मू कश्मीर के बाहर शादी कर रही थी उनके बच्चों को जम्मू कश्मीर में कोई अधिकार नहीं था। उस अधिकार के नाते ये समाज वंचित था। जम्मू कश्मीर में हम जो कुछ भी काम कर रहे थे वो सारे समाज के लिए काम नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे आर्टिकल 370 को हटाया गया तो वहाँ वाल्मीकि समाज को, वहाँ के आदिवासी समाज को, वहाँ पहाड़ी क्षेत्रों की जनजातियों को, गोरखाओं को, जो लंबे समय से वहाँ, अब तो नया मूल निवासी कानून भी लाया गया कि अगर आप 15 साल तक रहते हैं तो आप जम्मू कश्मीर के मूल निवासी माने जाएंगे। अच्छा, एक बड़ी अच्छी बात है, 370 को रिमूव करने के बाद जो जम्मू कश्मीर के बॉर्डर एरिया वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, सीमावर्ती क्षेत्र वाले ज़िले हैं, उनको 3% आरक्षण दिया गया। और इन सब से जम्मू कश्मीर में समान विकास को बढ़ावा मिला। और जम्मू कश्मीर के बेहतर विकास से भारत के समावेशी विकास को बढ़ावा मिला। समावेशी विकास का मतलब जब संसाधनों की सब तक पहुंच हो बिना किसी भेदभाव के, तो ये निश्चित रूप से आर्टिकल 370 के हटने के बाद समावेशी विकास की बेहतर दशा बनी है। क्योंकि इससे सभी समावेशी विकास 3 संदर्भों में देखा जाता है। क्या सभी वर्गों तक संसाधनों की पहुंच है? क्या सभी क्षेत्रों तक संसाधनों की पहुंच है, भौगोलिक क्षेत्रों तक? और क्या अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रकों, सेक्टर्स, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, या क्वार्टरनरी सेक्टर है, चतुर्थक और पंचक क्षेत्र है, क्या सारे क्षेत्रों तक संसाधनों की पहुंच हो रही है? तो निश्चित रूप से अब चूंकि भारत में जो भी आर्थिक सुधार हो रहा है वो सब जम्मू कश्मीर में भी लागू हो रहा है। अच्छा, दूसरी एक बात है, निवेश करने वाले लोग हमेशा सोचते हैं कि जहाँ चीज़ों में अस्पष्टता होती है, निर्णय कौन ले रहा है, निर्णय आगे बाधित हो सकता है या वही निर्णय आगे बना रहेगा। अगर हम ऐसा मैसेज देते हैं तो निवेश भी बढ़ता है। आज जम्मू कश्मीर में आप देखें निवेश बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो एक तरीके से समावेशी विकास भी हो रही है, आर्थिक समृद्धि की दशा भी बन रही है, रोजगार का सृजन भी हो रहा है, और हर तरीके से देखा जाए विकास की दशा। तो यानी सर, अगर बोला जाए तो आर्थिक विकास की जो संभावनाएं हैं जी, वो काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है। ये भी एक बहुत अच्छा आपने बात कहा कि आर्थिक विकास की संभावना जम्मू कश्मीर में देखा जाए, वैसे तो इकोनॉमी को बेसिकली 3 सेक्टर में बांट करके देखा जाता है। एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे डॉक्टर एलन जॉर्ज फिशर, उन्होंने अर्थव्यवस्था को 3 सेक्टर में बांटा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी जनरली कृषि क्षेत्र, सेकेंडरी का मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर, और टर्सरी का मतलब सर्विस सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को ही सामान्यतः कृषि क्षेत्र के रूप में देखा जाता है, और कहा जाता है बिना पानी के खेती नहीं, बिना बिजली के उद्योग नहीं, और बिना कौशल के सेवा क्षेत्र का विकास नहीं। जम्मू कश्मीर में 2 ही ज़्यादा संभावना है। एक संभावना है एग्रीकल्चर सेक्टर में हार्टिकल्चर, जैसे आप केसर के बारे में, सेब के बारे में, या वालनट के बारे में, या चेरी, जम्मू कश्मीर की चेरी भी बहुत फेमस है, और बहुत सारे फ्लोरिकल्चर, बहुत सारे
फूलों वाले जो पौधे हैं और उनके बहुत सारे औषधियाँ बनती हैं। तो जम्मू कश्मीर का हार्टिकल्चर जो एग्रीकल्चर के सेक्टर के अंदर आता है, टूरिज्म जो सर्विस सेक्टर के अंदर आता है, ये दोनों आर्टिकल 370 को रिमूव करने के बाद बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। और आपको जान के ये भी बहुत अच्छा लगेगा कि हिमालय में 157 चोटियों को हम लोगों ने टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में मान्यता दी है गृह मंत्रालय के द्वारा, जिसमें से 15 टूरिस्ट डेस्टिनेशन कश्मीर वैली और उसके आसपास के क्षेत्र में नए बढ़े हैं। मतलब पहले हम गुलमर्ग की बात करते थे, कश्मीर वैली की बात करते थे, आज जो है ऐसे बहुत सारे डेस्टिनेशन हो गए हैं। और कौशल के विकास को चूंकि सरकार बढ़ावा दे रही है और एग्रीकल्चर सेक्टर के विकास को भी बढ़ावा दे रही है, तो उसका सीधा लाभ जम्मू कश्मीर को मिल रहा है और इससे इन सेक्टर का विकास हो रहा है। जी सर। सर, आर्थिक स्थिति से अगर हम एक और इम्पॉर्टेंट जम्मू कश्मीर से रिलेटेड इशू पे डिस्कस करें तो वह है टेररिज्म, आतंकवाद। तो क्या 370 हटने के बाद आतंकवादी गतिविधियों में कमी आई है? क्योंकि अभी भी जैसे कुछ भी न्यूज़ सुनते हैं तो कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं। तो सर इस पे आप अपनी स्थिति को थोड़ा स्पष्ट कीजिए। हाँ, ये बात है कि अनुच्छेद 370 के जब लागू था ये, तो राज्य सरकार थी वहाँ पर और सार्वजनिक व्यवसाय राज्य सूची का विषय होता है। तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार की भूमिका बहुत सीमित हो जाती थी। वहाँ केंद्रीय बल तैनात थे। आपको मैं हथियार दे दूं लेकिन चलाने का आदेश ना दूं, तो हथियार लेके क्या करेंगे आप? तो वहाँ सेंट्रल फोर्सेस ही, आर्मी, सब राष्ट्रीय राइफल्स है, पैरामिलिट्री है, लेकिन वो इफ़ेक्टिव नहीं हो पा रहे थे। यही कारण था कि सरकार ने 370 हटाने के साथ साथ राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। कई लोगों को इस बात पे बड़ी आपत्ति है कि साहब ये तो यूटी को बनाया जाता है स्टेट, ये तो इस केस में स्टेट को यूटी बना दिया, यानी पीसीएस को आईएएस बनाने की जगह आपने आईएएस को पीसीएस बना दिया। लेकिन जब किसी आईएएस को उसी राज्य का सेवा करने के लिए हम कहेंगे कि नहीं आप कहीं बाहर नहीं जाएंगे, आप इसी राज्य की सेवा करें, तो आप पीसीएस हो जाएं, प्रोविंशियल सर्विस। तो हमने केंद्र शासित प्रदेश बना करके सार्वजनिक व्यवस्था पर कमान कसी और निसंदेह देखिए पत्थर फेंकना बंद हो गया। ये कोई डर से नहीं हुआ है, उसकी रणनीति बनाई गई पूरी। उस पर मैं बहुत विस्तार से चर्चा, समय सीमा है, नहीं करना चाहूँगा, लेकिन रणनीति के तहत ये किया गया कि ये पत्थर फेंकने वाले थे कौन? बेरोजगार थे, कोई काम नहीं था, 500 रुपया दे दिया। और ये सब पुख्ता प्रमाण है उसके कि कहाँ से फंडिंग हो रही थी, कौन फंडिंग कर रहा था। और अगर मुझे ही कोई, मैं बेरोजगार हूँ, मुझे कोई कहे पत्थर उठा के वहाँ मार दो, 500 रुपये मिल जाए, तो मैं दिन भर पत्थर फेंकता रहूँ। तो वो पत्थर फेंक रहे थे, उनको ये भी नहीं पता था कि पत्थर किस पर फेंक रहे हैं और पत्थर क्यों फेंक रहे हैं, जम्मू कश्मीर में क्या इससे होगा, फेंके जा रहे हैं। तो वही बात थी और इसका नतीजा हुआ कि जब केंद्र शासित प्रदेश बना तो सेना का प्रभाव और अनुच्छेद 355 की मैं चर्चा करना चाहूँगा कि आर्टिकल 355 empowers यूनियन गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एनी स्टेट ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, आंतरिक गड़बड़ी और बाह्य आक्रमण से सुरक्षा की शक्ति देता है। तो 355 बहुत प्रभावशील हो गया। उसके बाद मैं 355 कह रहा हूँ, 356 नहीं। और इसके कारण से जो सीमा पार आतंकवाद पर हमने अंकुश कसा है वो ज़बरदस्त कसा है। और एक बात और है, मैं आपसे स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब विकास होता है, जैसा हमारे मित्र ने कहा, बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही, इन्होंने कहा विकास, जब पेट भरा होता है ना तो आदमी सोचता है फिर क्या करना है, पेट खाली होता है तो सोचता नहीं है। तो था क्या, जब अब ये स्थानीय लोग जो हमारे लिए गुप्तचरी का भी काम करने लगे हैं, क्योंकि उनको हम विकास दे रहे हैं, और जब गुप्तचरी का काम देते हैं तो सांस्कृतिक समानताओं के कारण सीमा कुछ पार से कौन आता है ये मुझे पता, हम लोगों को पता नहीं चलता था। अभी क्या है, उसी गांव का 4 आदमी बता देता है कि साहब ये नया चेहरा है, और उस पर दबिश लगाई गई। और इसके कारण से एक हमने राज्य का वहाँ पर एक कहते हैं भय बिन प्रीत नाही, ये कहावत है, तो हमने फियर ऑफ लॉ, फियर ऑफ पर्सन नहीं, फियर ऑफ लॉ क्रिएट किया और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बहुत कम कर दिया। अब कोई कहेंगे अभी भी तो हो रहा है, जहाँ रोज गोला बारूद चल रहा था लाल चौक पर, आज लोग सोचिए मॉल घूम रहे हैं, कहीं मॉल सोचता नहीं था, सिनेमा हॉल चल रहे हैं, स्कूल कॉलेज चल रहे हैं, त्यौहार मनाए जा रहे हैं। ये सार्वजनिक व्यवस्था बनने का बहुत बड़ा प्रमाण है। इसके पहले कोई सोचता नहीं था वहाँ पर। तो यही कारण है, देखिए, कि आज भी सरकार वो विधानसभा में पारित कर लें
कि राज्य का पूर्ण दर्जा, केंद्र सरकार ने भी कहा है कि हम समय के साथ इसको पूर्ण दर्जा देंगे, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश बनाए रखेंगे। 2 उद्देश्य हैं, एक है सीमा पार आतंकवाद को नियंत्रित करना, इसमें केंद्र सरकार सक्षम है, और दूसरा हम विकास को बढ़ावा देंगे। चूँकि केंद्र शासित राज्य बनाए जाने के बाद, जैसा हमारे मित्र ने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा कि आर्थिक विकास सीधे सरकार के नाक के नीचे हो रहा है, केंद्र सरकार के, और केंद्र शासित प्रदेश होने के चलते सारी योजनाएं एकदम शब्दशः अक्षरशः लागू की जा रही हैं। इसके कारण से हम सीमा पार आतंकवाद पर नियंत्रण किए हैं। लेकिन अभी जो हो रहा है, एक बार फिर से हमने राज्य सरकार को दायित्व दिया है कि आप, जब हम नियंत्रित कर रहे थे तो आपके बहुत सारी आलोचनाएं थी, ये प्रतिस्पर्धा नहीं है। हम उन्हें अब कह रहे हैं कि अब आपके हाथ में सत्ता है, आप नियंत्रित कीजिए, संसाधन तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन अगर आप इस पर राजनीति करेंगे तो सीमा पार आतंकवाद फिर से बढ़ेगा और उसका हर्जाना आम लोग भुगतेंगे, और फिर आम लोग का गुस्सा आपको भुगतना पड़ेगा। तो ये एक ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। केंद्र सरकार अब थोड़ी थम गई है कि आप नियंत्रित कीजिए, आपको जिम्मेदारी है। वो अगर नियंत्रित नहीं कर पाएंगे तो केंद्र शासित प्रदेश ये बना रहेगा अभी। जी सर। सर, अब जैसे आपने योजनाओं की बात की, तो सर जम्मू कश्मीर में 2 योजनाएं काफ़ी चर्चा में रहती हैं। एक जो है पुलवामा लिटरेसी हब, और एक हिमायत स्कीम। सर, इसके बारे में कुछ बताएंगे? बहुत सर? अच्छा सवाल आपने किया। पुलवामा को सामान्यतः लोग आतंकवाद के सेंटर के रूप में जानते रहे, पुलवामा में अटैक हुआ उसलिए जानते रहे हैं, लेकिन पुलवामा से जुड़ी हुई एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि बचपन में जब कोई भी बच्चा पढ़ता है तो शुरू में पेंसिल का प्रयोग करता है, और पेंसिल और स्लेट का प्रयोग करता है। आपको ये जान करके बहुत अच्छा लगेगा कि 90% पेंसिल और स्लेट के लिए जो लकड़ी जो है प्राप्त की जाती है और बनाई जाती, मैन्युफैक्चरिंग उसकी बाकायदे होती है, वो पुलवामा में होती है। जो पेंसिल जिस स्लेट पर चलाई जाती है, उस स्लेट की पूरी लकड़ी देवदार के वृक्षों से प्राप्त की जाती है, और देवदार के वृक्षों में भी क्वालिटी है। जो जम्मू कश्मीर के, खासकर कश्मीर वैली और उसके आगे के देवदार के वृक्ष हैं, वो बहुत सॉफ्ट हैं। उन्हीं से पेंसिल की लकड़ी निकाली जाती है, स्लेट की लकड़ी निकाली जाती है, और 90% जो है भारत के टोटल इस पूरे पेंसिल और स्लेट के व्यवसाय का पुलवामा से ही वहाँ से जो है पहुँचाया जाता है। और 100, बड़ा अच्छा आपको जान के लगेगा, 107 करोड़ का जो है व्यवसाय 2023-24 में इस पेंसिल इकोनॉमी के माध्यम से हुआ, जिसके नाते पुलवामा को जो है लिटरेसी हब के रूप में या लिटरेसी सेंटर के रूप में इस समय इसकी चर्चा की जा रही है। इसके अलावा दूसरी बात, आपने हिमायत योजना के बारे में चर्चा की। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण योजना, जैसा कि सर अभी बात कर रहे थे कि आतंकवाद को और उसकी गतिविधियों को कम करने में अर्थव्यवस्था के विकास ने बड़ी भूमिका निभाई, क्योंकि जहां लोगों को काम नहीं मिल रहा था, पत्थर फेंक रहे थे, लेकिन जैसे ही उनको रोजगार मिला तो वो अपनी गतिविधियों में इन्वॉल्व हो गए, तो अपने आप ये सारी घटनाएं डिक्लाइन होने लगी। तो हिमायत योजना एक तरीके का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। जैसे आपने देखा होगा, भारत में स्किल डेवलपमेंट के 2 बड़े कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। एक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में शुरू की गई, और एक इसी वर्ष 2024 में जब 22 जुलाई को बजट घोषित हुआ है, तो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम शुरू की गई है, PMIS शुरू किया गया, पेड इंटर्नशिप, देश की टॉप 500 कंपनियों में। तो हिमायत योजना एक तरीके से स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने वाली योजना है, और इसमें अच्छी स्किल डेवलपमेंट के प्रयास किए जा रहे हैं। 90,000 से अधिक लोगों को पिछले 3-4 वर्षों में जो है स्किल से जोड़ा गया है, और वो भी अच्छे स्किल से। ऐसा नहीं कि केवल सेकेंडरी स्तर के स्किल या सेमी स्किल्ड से, बल्कि उसमें आप देखिए टेक्निकल स्किल भी है, उसमें हम घरों में जिन चीज़ों की ज़रूरत महसूस करते हैं, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन के काम, इसकी स्किल भी है। साथ में कैसे हम असेंबलिंग, मैन्युफैक्चरिंग में सहयोग करें, कैसे उस चेन का भाग बने, सप्लाई चेन का, उसके लिए भी स्किल डेवलपमेंट का काम है। तो इससे बहुत देखा जाए बहुत बड़ी सफलता मिली है, और जम्मू कश्मीर के युवाओं को अच्छे नौकरी की संभावना उनके लिए बढ़ी है। लगभग 1 लाख 1.5 लाख महीने की पैकेज वाली नौकरी से जम्मू कश्मीर के माना जा रहा है कि लगभग 60,000 युवा पिछले 2-3 वर्षों में जुड़े हैं। तो ये अपने आप में बहुत सफल कार्यक्रम है। जी सर। सर, जो अभी हाल का विवाद है, जो प्रस्ताव पारित हुआ है जम्मू कश्मीर विधानसभा में, तो इसका कोई महत्व है, और केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है इसमें, और क्या रह सकती है?
मुझे खेद है लेकिन मुझे कहना पड़ेगा, ये पूरी तरह राजनीतिक है। जो चुनाव में जो पार्टियां जीत कर आई हैं, तो इन लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में ये बात वादा किया था जनता से, कश्मीरियों से, कि हम 370 वापस करने की प्रक्रिया का प्रस्ताव उठाएंगे। हम इसे किसी पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने का स्टेटहुड। प्रस्ताव उठाएंगे, जी स्टेटहुड का। जी तो इन्होंने जो वादे किए हैं, ये दुख का विषय है कि आम जनता में चेतना का अभाव है। आम जनता क्या समझिए, कई पढ़े लिखे लोग हैं, जाने अनजाने में बोलते हैं, मैं नहीं जानता, उन्हें इस बात का संज्ञान नहीं है कि ये राज्य सरकार के नियंत्रण के बाहर का विषय है। ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय संविधान ने संसद को निर्णायक भूमिका दी है, और जब 370 लागू था तो राज्य का दर्जा या राज्य का पुनर्गठन ये राज्य विधान मंडल का दायित्व था, लेकिन 370 हटने के पश्चात ये संपूर्ण दायित्व संसद का है। तो संसद इस दिशा में निर्णय लेगी। उनके प्रस्ताव पारित करने, ना करने, मानने, ना मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है। तो ये बस राजनीतिक मुद्दा है और आम जनता में एक संदेश देने का प्रयास है कि हमने आपसे वादा किया था, हम प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई प्रभाव होगा ऐसा कुछ नहीं है। ये केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करता है। केंद्र सरकार कोई उनकी ये देखने का नज़रिया है, केंद्र सरकार उनका विकास कर रही है, वो उनके विरोध नहीं है। केंद्र सरकार ये इंतजार कर रही है कि आप राज्य का पुनर्दर्जा लेंगे, फिर से कई अड़चनें पैदा होंगी, आप केंद्र शासित प्रदेश में विकास कर लीजिए, सीमा पार आतंकवाद नियंत्रित कर लीजिए, कर लेते हैं, फिर हम आपको राज्य का पूर्ण दर्जा देते हैं, आप दायित्व लीजिए। लेकिन आप दायित्व लेकर के जब आप केंद्र शासित प्रदेश में अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं, तो राज्य के पूर्ण दर्जा मांगने का कोई औचित्य नहीं है आपका। जी सर। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद है कि ये एपिसोड आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं, कुछ आप टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं हमारे फैकल्टी पैनल के माध्यम से, तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम कोशिश करेंगे कि जो भी रेलेवेंट टॉपिक्स हैं जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स को पढ़ने चाहिए, उन पर हम संवाद में चर्चा करते रहें। धन्यवाद।